हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं यूनिट 12 को, जिसमें हम बात करेंगे गणित अधिगम के आकलन हेतु फॉलो अप। अच्छा, हम जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमने यूनिट 10 में गणित के आकलन के बारे में बात करी। जो इकाई 11 थी उसमें भी गणित के आकलन के बारे में बात करी, और इकाई 12 में भी हम इसी के बारे में आगे और बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट मिलकर ही हमें ये बताएंगे कि हमें मैथ्स में किस तरह से असेसमेंट लेना है। और साथ में यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं है ओनली मैथ्स के लिए ही लागू होते हैं। यहाँ पे बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो लैंग्वेज के लिए भी अप्लाई हो जाएंगे, जो आपके मैं बात करूँ ईवीएस उसके लिए भी अप्लाई हो जाएंगे। ये आज की हमारी लास्ट यूनिट रहेगी। आज की लास्ट यूनिट मतलब कि जो मैथ्स पेडागोजी की लास्ट यूनिट है, इसके बाद मैथ्स पेडागोजी कंप्लीट और फिर हमारा ईवीएस पेडागोजी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और बहुत ज़रूरी बात आपसे कहना है कि वीडियो को बार बार लाइक करो, शेयर करो। ऐसा मैं बीच में नहीं बोलता हूँ क्योंकि इससे डिस्टर्बेंस होता है, बीच में फ्लो टूट जाता है। तो आप वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए पहले ही, क्योंकि होता ये है कि मेरी वीडियोस पे वैसे लाइक भी कम होते हैं, डिसलाइक भी कम होते हैं। बट बात यह है कि अगर मेरी वीडियो को 5 लोग लाइक करते हैं और उसमें से यदि एक ही डिसलाइक करता है, तो इसका जो परसेंटेज निकल कर आता है वो निकल कर आता है 20%। इसका मतलब है 20% लोगों को मेरी वीडियो पसंद ही नहीं आई है। ठीक है, तो ये बात हो जाती है। अगर ये लगभग 90% लाइक होना ही चाहिए। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि लाइक ज़्यादा है या कम है। यूट्यूब जो एनालिटिक्स हमें शो करता है वो इस हिसाब से शो करता है कि कितने परसेंट लाइक आ रहे हैं, कितने परसेंट डिसलाइक आ रहे हैं। 20% डिसलाइक मतलब हमारा कंटेंट अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत मुझे हो जाती है। अगर एक भी डिसलाइक हो जाता है तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक, अगर हजारों से लाइक आ रहे होते तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो 8-10 डिसलाइक हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 0.01% में जाता है। बट अभी की कंडीशन में मुझे बड़ी दिक्कत होती है, बिकॉज उतने व्यूज़ भी नहीं आते हैं, और लाइक्स में अगर एक ही डिसलाइक हो जाता है तो वो चैनल पे बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक, वीडियो सजेस्ट नहीं होती है, लोगों तक पहुँचती नहीं है, चैनल ग्रो करने में दिक्कत आती है। तो ये सारी चीज़ें बताना था। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम हमारी बात को। गणित अधिगम के आकलन हेतु फॉलोअप, क्या क्या फॉलोअप्स होंगे। ठीक, बहुत बढ़िया यूनिट है, आपको सब कुछ अच्छे समझ में आएगा। माउस क्यों नहीं चल रहा है? एक मिनट, माउस को क्या हो गया? एक मिनट रुकिए, थोड़ी दिक्कत आई है। ये माउस, चलो अभी चला है। स्टार्ट करते हैं अब। थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो ही जाता है, आप लोगों ने लाइव क्लासेस में बहुत सुना होगा टेक्निकल इशू, और ये ऐसा शायद पहली बार हो रहा है कि रिकॉर्डिंग क्लास में भी टेक्निकल इशू हो गया। चलो कोई नहीं, चलता रहता है छोटा मोटा। तो स्टार्ट करते हैं। तकनीक एवं उपकरण जैसे लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, अवलोकन, साक्षात्कार, विद्यार्थी के कार्यों के विश्लेषण के माध्यम से अध्यापक विद्यार्थी की गणित में उपलब्धि के बारे में तथ्य एकत्रित करता है। तो मैथ्स के बारे में यदि उसको तथ्य, बच्चे की उपलब्धि के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है कि बच्चे ने मैथ्स में कितना अचीव करा, तो उसके लिए वो क्या करेगा, कुछ चीज़ों का यूज़ करेगा। लिखित परीक्षा लेगा, मौखिक परीक्षा लेगा, अवलोकन कर सकता है, इंटरव्यू ले सकता है, और बच्चा जिस तरह के कार्य कर रहा है उन कार्यों का विश्लेषण कर सकता है। चलो तालिका गणित अधिगम के आकलन के उपकरण एवं तकनीक। गणित अधिगम के आकलन के लिए क्या उपकरण होंगे और क्या क्या इसके लिए तकनीकें हम यूज करेंगे। आकलन का पक्ष, यदि हमें अवधारणा और प्रक्रिया के बारे में पता करना है कि बच्चे ने मैथ्स के लिए किस तरह की अवधारणाएं बना रखी हैं और किस तरह की वो प्रोसेस का यूज करता है, तो इसके लिए हम लिखित कार्य करा सकते हैं, मौखिक तकनीक का यूज कर सकते हैं, कार्य निष्पादन परीक्षा ले सकते हैं, कक्षा कक्षी या अन्य जगह पर संवाद का अवलोकन कर सकते हैं। तो इससे पता चलेगा कि उसने किस तरह की इस तरह के कॉन्सेप्ट से बना के रखे हैं और वो उनको अप्लाई किस तरह से करता है, उनको प्रोसेस किस तरह से कर रहा होता है। ठीक है, फिर हम आगे बात करें गणितीय तार्किकता की, यानी कि मैथमेटिकल रीजनिंग की। इसके लिए परीक्षण और कार्य, यानी कि लिखित या मौखिक दोनों तरह के परीक्षण आप ले सकते हो। सबसे जरूरी है इसके लिए समय से समाधान विधि, कम मौखिक वर्णन। कोई भी एक प्रॉब्लम दी है, उस प्रॉब्लम का बच्चा मौखिक रूप से कितने अच्छे तरीके से वर्णन कर पा रहा है, कितना इफेक्टिव सॉल्यूशन उसने बताया, वहां भी पता चलेगा कि उसकी मैथमेटिकल रीजनिंग किस तरह से काम कर रही है, समूह में काम किस तरह से कर रहा है, समान कार्यों के क्रमबद्ध पहुंचकर अवलोकन
एक तरह के काम करे वहां तक काम को कंप्लीट कर लिया, अब उनको अवलोकन करना, तो ये सारा मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर आ जाएगा। गणित के प्रति रुझान, बच्चे का मैथ्स में इंटरेस्ट है या फिर नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चे का विभिन्न कार्यों जैसे गणितीय प्रदर्शनी, खेल, पहेली, खेल आदि इनमें सहभागिता तथा अवलोकन, कि अगर हम बच्चे को कोई मैथ्स का एक पजल देते हैं, मान लो हम मैथ्स का एक कोई ऐसा मैट्रिक्स दे देता हूँ और उस मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए बोलता हूँ, तो बच्चा उसमें कितना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है। अगर मैं उसको इस तरह से एक सीरीज दे देता हूँ और फिर इससे पूछता हूँ कि आगे आने वाले 3 टर्म्स लिखो, तो एक मैंने ऐसी पहली सी दे दी छोटी सी, बच्चा इसमें कितना इंटरेस्ट दिखा पा रहा है, इससे हमें पता चलेगा गणित के प्रति उसका रुझान है या फिर नहीं है। छात्र का शिक्षण सहायक सामग्री का एकत्रीकरण, अगर आप बच्चे से बोलते हो कि हमें मैथ्स के टीएलएम कलेक्ट करना है, तो मैथ्स के टीएलएम कलेक्ट करने में कितना इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो उसको इकट्ठा कर रहा है यानी उनको बनाने में सहायता कर रहा है नहीं। विद्यार्थी गणित के कार्यों के निष्पादन में सहभागिता, बच्चे इन्वॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगला आता है समय से समाधान करने में गणितीय ज्ञान का प्रयोग, लिखित और मौखिक परीक्षण करा सकते हैं, इसके लिए परियोजना दत्तकार असाइनमेंट दे सकते हैं, प्रोजेक्ट दे सकते हो, पाठ्यसेगामी क्रियाओं में विद्यार्थियों का अवलोकन भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें ये सारे उपकरण हम यूज कर सकते हैं समय से समाधान करने में, गणितीय ज्ञान के प्रयोग की अवधारणा का पता करने में। गणितीय संप्रेषण, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन या मैथ्स के तरीके से चीजों को सोचना, इसके लिए क्या कर सकते हैं, विषय वस्तु के विश्लेषण का संप्रेषण, लिखित लेख, चित्र परस्पर क्रिया की रिकॉर्डिंग, पोर्टफोलियो, इन सभी का हम यूज कर सकते हैं। बच्चे का पोर्टफोलियो बनाना या बच्चे ने किस किस तरह के काम करे हैं मैथ्स को लेकर, वो सब कुछ, या मैथ्स में बच्चा किस तरह से वर्क कर रहा है, कक्ष या उससे बाहर का अवलोकन और साक्षात्कार। गणितीय संप्रेषण हमें तभी पता चलेगा जब हम बच्चे को सही तरीके से इन्वॉल्व कर रहे होंगे। इन्वॉल्व नहीं, सब हम बच्चे को सही तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्व करते टाइम आप देख रहे होंगे कि यार बच्चा कहीं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या किसी सिचुएशन में फंस गया है, तो वहां पर मैथ्स का यूज कर रहा है या नहीं, मैथ्स का यूज कर रहा है मतलब मैथमेटिकल कम्युनिकेशन की स्किल उसके अंदर डेवलप हो रही है। आई यहाँ तक बात समझ में? आगे बढ़ेंगे अब हम। आकलन का रिकॉर्ड विभिन्न संबंधों से अपेक्षाओं को पूर्ति करता है। किस किस संबंधितों से अपेक्षाएं पूर्ति करता है, यदि आप आकलन का रिकॉर्ड रख लेते हो तो। ये आकलन करा, उसका रिकॉर्ड बनाकर रख लिया, लेकिन ये हेल्प कहाँ कर रहा है, ये विद्यार्थी को उनकी प्रगति के साथ साथ उनके सबल एवं निर्बल पक्षों का पृष्ठपोषण मतलब क्या होता है, फीडबैक होता है, फीडबैक प्रदान करता है जो उनके अधिगम को बढ़ाने में प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये अभिभावक को उनके बच्चों की अधिगम वृद्धि की अवस्था के बारे में बताता है, जिन विशिष्ट क्षेत्रों में बच्चों को समस्या होती है उसके बारे में अभिभावकों को जागरूक बनाता है। ये बच्चे की कहाँ पर कमी है, कहाँ पर हमें ध्यान देना है, कौन सा पॉइंट वीक है, उसकी हमें जानकारी देगा, हमें देगा, बच्चों और पेरेंट्स को भी देगा। यह शिक्षक प्रशासकों को योजना बनाने के लिए एक स्थायी स्रोत है। यदि आप आकलन कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि मुझे आगे की योजनाएं किस तरह की बनाना है, ठीक, तो उसके लिए भी ये काम करेगा। तो पहला फीडबैक प्रोवाइड कराएगा, दूसरा अभिभावकों को जागरूक बनाएगा और तीसरा योजना बनाने में हेल्प करेगा। आगे बढ़ेंगे। गणित में विद्यार्थियों के प्रदर्शन के रिकॉर्ड करने के लिए गणितीय प्रगति कार्ड का चुनाव नेशनल करिकुलम ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग मींस एनसीईआरटी दिल्ली ने दिया है, जो कि इस प्रकार का होता है। ये कुछ चीजें लिखी हुई है कि अगर आप बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड रखोगे तो आप क्या क्या देखोगे। अवधारणात्मक क्षेत्र में हम ये चेक करेंगे कि गिनना और संख्याओं की अवधारणा किस तरह से बनी है, संख्याकों को पहचानता है या नहीं पहचानता। संख्यांक को लिखा है यहाँ पर, संख्यांक को मतलब कि ये वाला 1 और ये वाला 1 इन दोनों को समझता है या फिर नहीं समझता है। अंकों को लिखना जानता है या 10 एवं 1 के चक्रों का समूह बनाना, मीन्स ऐसे करके जो 10-10 का कलेक्ट होता है ना, इस तरह से एक ग्रुपिंग करना। गणितीय तार्किकता में हम ये चेक करेंगे कि क्या वह स्वयं समय से समाधान करने के वैकल्पिक तरीकों को परखने के योग्य है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के अल्टरनेटिव तरीके सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा। क्या वह स्वयं नई समस्याओं की खोज करने के योग्य है, क्या वो नई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। कि देखो, समस्याओं का समाधान करना और समस्याओं को उत्पन्न करना दोनों ही मैथ्स के अंदर आ गया। ये मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है कि समस्या उत्पन्न करने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसा काम करो जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। आप मतलब रास्ते में जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा सा गड्ढा था, गड्ढे के ऊपर उन्होंने कवर कर रखा था वो कुछ ढक्कन वगैरह से, आपने क्या करा, उसको निकाल दिया और फेंक दिया कहीं पर, आपने क्या करी, समस्या क्रिएट कर दी। ये समस्या क्रिएट नहीं करना है, समस्या उत्पन्न करने का मतलब यह है कि
आप जो काम कर रहे हो उस काम से कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं होंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था बांध बनाने का, आप बांध बनाते हो, डैम बनाते हो, तो डैम बनाने से काफ़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। बिजली उत्पादन की क्षमता जो है वो सोल्व हो जाती है, नहरों में पानी पहुंच जाता है, मीन सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हो जाती है, अगर कभी जरूरत पड़े तो वो पानी पीने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी थे। साइड इफेक्ट्स मीन्स कुछ प्रॉब्लम्स भी इससे क्रिएट हो रही थी। पहली प्रॉब्लम तो यही हो रही थी कि हम जंगलों को काट रहे थे, मीन्स जो एरिया है उस एरिया के पूरे पेड़ पौधे आपको काटना पड़ेगा, वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर कभी डैम फटता है तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, उसको बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। और जब डैम का पानी ओवर होता है, ज़्यादा बारिश होती है, तो डैम के गेट खोल दिए जाते हैं और इससे कई गांव डूब में आ जाते हैं। तो ये इससे उत्पन्न समस्याएं, तो इससे उत्पन्न समस्या को भी वो खोज सके, साथ साथ समाधान को भी खोज सके। ठीक, तो ये हम चेक करते हैं गणितीय तार्किकता में। क्या वह दूसरों की समस्याओं को हल करने में सहायता करने के योग्य है? क्या वह दूसरों की हेल्प करता है, दूसरों की मदद करना में इंटरेस्ट दिखाते हैं नहीं दिखाता? दूसरों की प्रशंसा करने के योग्य है? देखो, दूसरों की प्रशंसा करना बहुत बड़ी बात है। हम अपनी प्रशंसा सुनना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दूसरों की प्रशंसा करने में हम बहुत हिचकिचाते हैं। इसी बात पे सभी लोग कमेंट कर दीजिएगा, क्लास कैसी लगती है, अच्छी लगती है, थोड़ी मेरी प्रशंसा कर दो, फिर मैं किसी वीडियो में आपकी प्रशंसा कर दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या वे अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं में गणितीय तार्किकता का उपयोग कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है? अगर अदर को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, हमारी को स्कॉलस्टिक्स एक्टिविटीज़ होती हैं, गेम्स चल रहे हैं, वहाँ पर मैथ्स का यूज़ कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें। गणितीय संप्रेषण, क्या वे व्याख्या करने की योग्य कि उसने क्यों किया? अगर उसने कोई काम करा है, मैथ्स में ही कोई अल्टरनेटिव मेथड को खोजा या फिर अपना काम को किसी अलग तरीके से कर रहा है मैथ्स का, तो उसने ऐसा क्यों किया? हो सकता है उसको मेथड इजी लगी हो, समझने में आसान हो, वीक बच्चों के लिए अच्छी हो, वो टैलेंटेड हो तो वो थोड़ा फास्ट कर रहा हो। क्या वे व्याख्या और समाधानों को सुनती है और उनका अनुसरण करती है जो दूसरों के द्वारा किया गया हो? किसी ने, देखो एक बात ये होती है कि मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व करा यूट्यूब पर आकर, हालांकि उतना तो एक्सपीरियंस नहीं, फ्री मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व करी है। कई लोग होते हैं जो क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या करते हैं वो क्वेश्चंस पूछते हैं और भूल जाते हैं। इसका मतलब क्या? आंसर नहीं ढूंढते वो, उन्हें तो पता है यार ये मेरे माइंड में क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन पूछा, काम खत्म। सामने वाले ने आंसर बताया नहीं बताया, आंसर ढूंढने के लिए हमने मेहनत करी नहीं करी, ये नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के साथ ही आपको वेट करना होता है, आपको लगे जुड़े रहना होता है उस जगह से जब तक कि आपको उसका आंसर मिल ना जाए। उसको वो क्वेश्चन आपके माइंड में घूमता रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, काम खत्म, सामने वाले ने आंसर दिया, उसका रिप्लाई नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें, कुछ लोग हैं जो क्वेश्चन पूछते भी हैं और उसके बाद रिप्लाई का वेट भी करते हैं। इवन कुछ लोग मुझसे भी क्वेश्चन पूछते हैं तो मैं देखता हूँ रिप्लाई का वेट कर रहे होते हैं। मैं हालांकि थोड़ा ज़्यादा ही लेट रिप्लाई करता हूँ, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें काम होते हैं बहुत सारे। तो आपको क्वेश्चन पूछना, आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक उसका आंसर ना मिले तब तक आपको उसको सर्च करते रहना चाहिए, उसका आंसर मिल जाता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा है, और अगर आप उसका आंसर सर्च करते रहोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब कहाँ पर मिलेगा ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जब यदि आपको कोई कुछ बोल रहा है, कोई समझा रहा है, तो आप उसे सुन पा रहे हो या नहीं सुन पा रहे हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। कई बार होता है कि हम, हाँ, यहीं पे क्वेश्चन पूछने से एक और बात आ जाती है कि आपने क्वेश्चन पूछा, सामने वाला उसका आंसर दे रहा है, लेकिन आपका ध्यान ही नहीं है आंसर सुनने की तरफ, आपका ध्यान तो कहीं और ही है। तो दूसरों की बातों को सुनना, समझना, उसको एक्सेप्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और किस तरह से एक्सेप्ट करना? अगर सामने वाला सही बता रहा है तब एक्सेप्ट करना, सामने वाला गलत बता रहा है तो उसे इग्नोर करना, ये भी मैथमेटिक्स कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। आई बात समझ में? चलो, अभिवृत्ति और मनोभाव, क्या वह नई समस्याओं को हल करने का प्रयास करता है, यानी उसका एटीट्यूड किस तरह का है? क्या वह समस्याओं को हल करने के लिए दृढ़ संकल्पित है? ये वही वाली बात हुई, क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए आप दृढ़ संकल्पित हो या फिर नहीं हो। आई बात समझ में आप लोगों को कि नहीं आई? अगर आपके पास पेडागोजी का कोई भी खतरनाक से खतरनाक क्वेश्चन आ गया, ऐसा क्वेश्चन जिसमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, दिमाग घूम गया है पूरा, कि आप एक दृढ़ संकल्प लेके चलो मैं ढूंढ लूंगा, पूरा गूगल पे छान मारूंगा, कहीं से भी, किसी जो भी मेरे कॉन्टेक्ट में जहां से मैं पूछ सकता हूँ सबसे पूछ लूंगा, लेकिन मैं इसका आंसर प्राप्त करके ही रहूंगा। अगर आप इस दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी एक क्वेश्चन को ढूंढते हो तो आपको 100% गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं आपको उसका सटीक आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? आपको उसका सटीक आंसर मिल जाएगा।
आई बात समझ में। लेकिन बात क्या है, दृढ़ संकल्प के साथ, पूरे पोटेंशियल के साथ उसका आंसर ढूंढना होगा, तभी वो आंसर मिलेगा। आपको गूगल पे मिले, नेट पे मिले, कहीं किसी कोई आपको वो आंसर बता दे, किसी बुक में मिल जाए, कहीं मिल जाए, लेकिन आपको उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि आपको ढूंढना तो पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे हाथ बांध के ऐसे और सोच रहे हैं कि आंसर मिल जाए, आंसर मिल जाए, आंसर मिल जाए, तो ऐसे नहीं मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन मिल जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि मुझे मिले हैं आंसर। ठीक है, कि आप हम भी ऐसे तो है नहीं कि कोई मतलब जन्म से पेडागोजी सीख कर आया हो, अभी ग्रेजुएशन के बाद पेडागोजी पढ़ना शुरू करा है, और बस यही एटीट्यूड के साथ कि कोई भी क्वेश्चन है इसका आंसर तो होगा। जब क्वेश्चन बना है तो आंसर तो होगा, और सही आंसर भी होगा। ठीक, इस तरह से सोचा करो, मिलते हैं आंसर, कहाँ नहीं मिलते। क्या वह नई समस्याओं को खोजता है एवं हल करता है, गणितीय समस्याओं को हल करने में आनंद प्राप्त करता है? नहीं, इंटरेस्ट आना चाहिए, इंटरेस्ट। देखो मैथ्स को मैं यहाँ पे सीडीपी से लेके चला रहा हूँ। अगर आपको पेडागोजी पढ़ते टाइम कोई प्रॉब्लम हो जाती है, मीन्स कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे अभी कल ही मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, कार्ल युंग का मैंने जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस बताया था, वहाँ पर मैंने उसको इतना डिटेल में नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बताया कि कलेक्टिव, आपको इतना याद रखना है, कलेक्टिव अनकॉन्शियस जो है कार्ल युंग ने दिया था। ठीक है, और इतना ही याद रखना है आपको। लेकिन जो कलेक्टिव अनकॉन्शियस के यदि आप पूरा पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा पूरा। वो इतना डिटेल टॉपिक है, इतना उसमें अंदर गहराई तक जाना पड़ता है, आपके ऐसा लगेगा कि आप अपने अचेतन मन की तरफ जा रहे हो। तो मैंने वहाँ पर उन्हें थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करा कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। तो जब आपके सामने समस्या आती है, कोई ऐसा पॉइंट जो समझ में नहीं आ रहा है, यदि आप उसको सोल्व करने में इंटरेस्ट जनरेट करते हो तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलता है। यही बात समझ में। और यही आपका एटीट्यूड बताता है कि आपके अंदर मैथमेटिक्स का एटीट्यूड है या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप छात्र की प्रगति या इस प्रगति पत्र में रिकॉर्ड करते हैं तो आपको निम्नलिखित पक्षों पर सावधानी रखनी होगी। ठीक है, चलिए अभी हमने क्या करा, ऊपर यही देख रहे थे कि हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना है कि यहाँ पर मान लो उसको आपने फर्स्ट ए दिया है, यहाँ पर आपने बी दिया है, इस कैटेगरी में उसे सी दिया है। तो हमें निम्न बातों की सावधानी रखना होता है जब हम ये फिल कर रहे होते हैं। सबसे पहला क्या, कि जिस विशिष्ट अवधारणात्मक क्षेत्र में आप छात्र के प्रदर्शन का आकलन करना चाहते हैं उसका पहले ही चयन करना होगा। आपको पहले देखना होगा कि हम किस अवधारणात्मक क्षेत्र में उसका आकलन कर रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में हम आकलन करना चाह रहे हैं। क्या हम मापन का आकलन कर रहे हैं, क्या हम उसकी ज्यामितीय अवधारणा का आकलन कर रहे हैं, ज्यामितीय। ठीक है, क्या हम उसकी जो 4 संक्रियात्मक कौशल होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिंपल बोल दे तो हम बोर्ड मास, क्या हम उसके बोर्ड मास का आकलन कर रहे हैं, किसका आकलन कर रहे हैं, ये हमें पहले ही तय करना होगा। आपको भी अवधारणात्मक क्रियाकलाप शुरू करने होंगे जिससे कि क्रिया विधि के दौरान आप विद्यार्थी के प्रदर्शन को आकलित कर सकें। हमें वह कुछ क्रियाकलाप शुरू करना होगा, कुछ एक्टिविटी करना होगा जिसके माध्यम से विद्यार्थी के हम आकलन को मेजर कर सकें, प्रदर्शन को आकलित कर सकें। अवधारणात्मक क्षेत्र में ज्ञान का अर्जन, समझ, कौशल विद्यार्थी की प्रगति पत्र में अंकों या ग्रेड में प्रतिबिंबित किया जा सकता है। उसके अंदर ज्ञान कितना है, ज्ञान मतलब नॉलेज है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग है या नहीं, स्किल्स है या नहीं, इसे हम उसमें शो कर सकते हैं। असाइनमेंट पर आधारित आकलन पर बल दें, कार्य पुस्तिका वर्कशीट पर बिना पेपर पेंसिल के कार्य के मूल्यांकन पूर्ण नहीं होगा। देखो असाइनमेंट के आधार पर हमें काम देना चाहिए कि असाइनमेंट पर आधारित काम देना है, बच्चों को असाइनमेंट देना है, उसके आधार पर जो उनका आकलन करने पर हमें थोड़ा सा फोर्स करना है कि वो क्या होता है मैथ्स में, अगर हम बात करें कि हम पेपर पेंसिल को निगलेक्ट करते हैं, पेपर पेंसिल परीक्षा बोरिंग है, मीन्स सिर्फ पेपर पेंसिल ना हो, तो वहाँ पर हमें सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि हमें ऐसा नहीं है पेपर पेंसिल को पूरी तरह से हटाना, पेपर पेंसिल वाला भी मेजरमेंट करना है, साथ में उसकी क्रिएटिविटी चेक करना है, डेली लाइफ में उसका इन्वॉल्वमेंट चेक करना है। ठीक है, तो हमें कुछ उसे असाइनमेंट भी देना चाहिए ताकि हम पेपर पेंसिल पर किस तरह से काम कर पाता है, पेपर पे क्वेश्चंस किस तरह से सोल्व कर पा रहा है, इसका आकलन किया जा सके। मैंने शायद आपको एक बार बताया होगा किसी वीडियो में कि मैथ्स में अगर आपको डेली लाइफ से आप मेजरमेंट पढ़ा रहे हो, यानी क्षेत्रफल परिमाप वाला पढ़ा रहे हो आप, तो आप बच्चे को एक फील्ड दे सकते हो कि ये एक फील्ड है, ये 20 बाय 30 फीट की है। ठीक है, आपको इसमें क्या क्या करना है, आपको यहाँ पर एक प्लेग्राउंड बनाना है जिसमें आपको कुछ झूले भी लगाना है, यहाँ पर आपको पौधों के लिए पार्क भी लगाना है, बैठने के लिए बेंच भी लगाना है, बीच में से एक रास्ता भी निकालना है। ऐसे शायद मैंने एक किड्स वीडियो में बताया था। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से डेली एक्टिविटी सीख रहा है बच्चा, डेली लाइफ में मैथ्स को अप्लाई करना सीख रहा है। इसके साथ साथ आप उसे असाइनमेंट वर्क भी दो ताकि उसकी स्किल्स का पता चले आपको।
इसके अतिरिक्त गणितीय तर्क संप्रेषण और दृष्टिकोणों के आयामों का निष्पक्षता के साथ अवलोकन करके उचित माध्यम से रिकॉर्ड हमें रखना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम बच्चे के अवलोकन रिकॉर्ड को भर रहे होते हैं या प्रगति पत्र को भर रहे होते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे गणितीय अधिगम में मुद्दों की पहचान करना। आकलित परिणाम की उपयोगिता 3 मुख्य बिंदुओं पर आधारित केंद्रित है। जब आप आकलन का रिजल्ट निकालते हो तो उसकी जो उपयोगिता है उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। सबसे पहला कि आकलन परिणामों से सबल व निर्बल पक्षों की पहचान करना, बच्चे का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसका वीक पॉइंट क्या है। गणित अधिगम के कठिन समस्याओं को पहचान करके हल करना, मैथ्स में उसको प्रॉब्लम्स कहाँ सबसे ज़्यादा आ रही है उसको पहचानना। विद्यार्थी अभिभावकों और संबंधितों को पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक उपलब्ध कराना। बच्चे से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको फीडबैक उपलब्ध कराना। हालांकि अगर हम इसके स्टेक होल्डर्स की बात करें, सिर्फ 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक स्टूडेंट होता है, दूसरा पेरेंट होता है और तीसरा टीचर होता है। इन तीनों के बीच में ही पूरा एजुकेशन का घूम रहा होता है। सबल निर्बल बच्चों के पक्षों की पहचान आप कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मीन्स ये छोटा सा उन्होंने जानकारी दी हुई है। विद्यार्थी के सबल निर्बल पक्षों की जानकारी की रिकॉर्डिंग निम्न प्रकार से अध्यापक के लिए सहायक हो सकती है। पहला तो हमें यह पता चल जाएगा कि बच्चा किस चीज़ में पारंगत है, किस चीज़ में पारंगत नहीं है। दूसरा, अगर कोई बच्चा विशेष चीज़ में पारंगत नहीं यानी किसी विशेष काम में से दिक्कत आ रही है, फॉर एग्जाम्पल हम एक बात कर लेते हैं कि जब हम बच्चों को माइनस देते हैं, जब हम बच्चों को घटाना सिखा रहे होते हैं, तो जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया 67 और 28, तो बच्चा डायरेक्ट घटा देता है। 8 में से 7 गया, 1 बचा, 6 में से 2 गया, 4 गया, 41, जबकि ये रॉन्ग आंसर है। उसको यहाँ से कैरी लेने में दिक्कत आती है। ठीक, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। विद्यार्थियों का गणितीय संवाद कौशल अच्छा है या फिर नहीं है, इसके बारे में हम पता कर सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर गणित अधिगम के दौरान विद्यार्थी कई गलतियां करते हैं जो कि 5 प्रकार की होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन शायद TSSC में नहीं आया तो आने की चांसेस हैं। तो 5 प्रकार की गलतियां करता है। पहला, रीडिंग एरर्स, जिसको R से शो कर सकते हैं। विद्यार्थी लिखित समस्या में कुछ शब्द या चिन्हों को नहीं पढ़ सकता या गलतियां कर देता है, कुछ हद तक गलतियां हो सकती हैं। किस में प्रॉब्लम कर सकता है, समझने में त्रुटि कर सकता है यानी कि कॉम्प्रीहेंशन एरर कर सकता है। रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन एरर कर सकता है। विधि कौशल त्रुटि यानी कि प्रोसेस स्किल एरर कर सकता है। इनकोडिंग एरर्स यानी कि गुण लेखन में इनकोडिंग मीन्स जो लिखा हुआ है उसको दूसरी लैंग्वेज में कोड करना, इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, देखो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ लेना। हालांकि इनको समझने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से समझ में जाएगा, तो इनको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। ऐसा आ सकता है कि मान लो ये लिखा आ गया कि जब एक विद्यार्थी लिखित प्रश्न को पढ़ सकता है किंतु शब्दों के अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकता और इसलिए उचित समय से समाधान के पथ पर अग्रसर होने के लिए असमर्थ होता है, तब बच्चे में कौन सी त्रुटि है, बच्चा कौन सी त्रुटि कर रहा है, समझने में त्रुटि कर रहा है, रूपांतरण में त्रुटि कर रहा है, विधि कौशल में त्रुटि कर रहा है या कूट लेखन में त्रुटि कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए वह समझने में त्रुटि कर रहा है। आई बात समझ में? इस तरह से चीजें, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ, 100% नहीं, मैं 110% गारंटी दे सकता हूँ कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट कोई कितना भी अच्छा पेड कोर्स लगा दे, ठीक, जिसमें वो आपको गारंटी दे दे कि यार इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये चीज़ें वो नहीं पढ़ा पाएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी मेहनत करता हो जो हो सकता है कोई हो 2-3 टीचर ऐसे हों जो एक रियल में मेहनत कर रहे हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जितने भी यूट्यूबर्स TSSC की प्रिपरेशन करा रहे हैं उसमें से शायद 10% ने भी NIOS की बुक्स पूरी सही तरीके से पढ़ रखी हैं। उन्होंने सिर्फ वही अपना कंटेंट पढ़ रखा है और उसी को वो करा रहे हैं। ठीक, तो इस बात से आपको थोड़ा सा बच कर रहना है। हालांकि पढ़ाते सभी अच्छा है, आपके लिए सभी मेहनत 100% ही करते हैं, बट बात ये होती है कि उनकी 100% मेहनत कहीं और दूसरी जगह हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। न्यूमैन ने 1917 में उपचारात्मक विधि का सुझाव दिया। उपचारात्मक विधि का सुझाव किसने दिया? न्यूमैन ने दिया है। इसमें एक पूर्ण निर्धारित साक्षात्कार के माध्यम से विद्यार्थी के गणित में समय से समाधान की प्रक्रिया विभिन्न गलतियों की पहचान से की जाती है। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें कि एक पूर्व निर्धारित साक्षात्कार के माध्यम से पहले से डिसाइड होता है कि हमें इस तरह से बच्चे का इंटरव्यू लेना है। ठीक, इसमें हम देखते हैं कि बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व करते समय कौन कौन सी गलती कर रहा है, तो वो उपचारात्मक विधि का उन्होंने इस तरह से सुझाव दिया है। पृष्ठ पोषण उपलब्ध कराना, बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कराना, यहाँ पे लिखा है कि कैसे कैसे हम फीडबैक प्रोवाइड करा सकते हैं
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए एडिट नहीं किया गया। मिस अंडरस्टूड है, जनरली सब वो चीज़ समझते हैं इसलिए। विद्यार्थियों को गणित के संबंध में पृष्ठ पोषण उपलब्ध कराने में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। कौन कौन से पहलू हो जाते हैं? पहला कि परिणाम को सटीकता और सही ढंग से बिना किसी परिवर्तन के उपलब्ध कराया जाए। जिस तरह का बच्चे का रिजल्ट आया एज इट इज प्रोवाइड कर दिया जाए, उसमें झोल ना किया जाए, कम कर दिया हो या फिर ज़्यादा कर दिया हो। विद्यार्थियों को पृष्ठ पोषण व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराएं, समूह में नहीं। मीन्स ऐसा नहीं क्लास में सबके सामने बच्चे को ऐसा ना बोलें कि तुम्हारे इतने कम मार्क्स आए या तुम्हारे इतने ज़्यादा मार्क्स आए। इंडिविजुअली उसके पास जाकर बोलो। विद्यार्थियों के निम्न स्तरीय कार्य निष्पादन करने पर तिरस्कृत टिप्पणी ना करें। तिरस्कृत टिप्पणी मतलब कि उसके अंदर उसको हीन ना बताएं, उससे मंद बुद्धि ना बोलें, ठीक है। विद्यार्थियों के साथ अत्यंत सौहार्दपूर्ण और उत्साहवर्धक ढंग से बात करें ताकि उनकी अधिगम क्षमता स्तर को बढ़ाने में सहायक हो, ठीक है। उससे सही तरीके से बात करें ताकि मीन्स उससे प्रेम पूर्वक बात करें। प्रेम पूर्वक मतलब स्नेह पूर्वक बात करें उससे, ठीक है। तो कुछ 2 वर्ड है और आपकी बात करूँ तो 2 नहीं 3-4 वर्ड है हिंदी भाषी ऐसी। एक ये वर्ड है, एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड है स्नेह है। अगर ये वर्ड मैं बोलता हूँ तो आप लोग कहीं और ही पहुंच जाओगे सबके सब, ठीक है। मैं सब लोगों की आदत जानता हूँ, ये वर्ड बोलूंगा तो आप कहीं ना कहीं कब पता कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, तो ये छोड़ो। अगर मैं ये वर्ड पहुंचता हूँ तो आप थोड़ा इधर भी जा सकते हो और थोड़ा इधर भी जा सकते हो। लेकिन मैं ये वर्ड बोलता हूँ इसने है तो आपको लगता है कि हाँ टीचर बच्चों की बात चल रही है या पेरेंट बच्चों की बात चल रही हो। हालांकि मतलब तीनों का एक ही है, लेकिन यही कह सकते हैं हिंदी भाषा का कमाल है। विद्यार्थी के साथ ईमानदारी से पेश आए, किसी तरह की बहानेबाजी पृष्ठ पोषण उपलब्ध कराते समय ना अपनाएं। उस बच्चे के साथ ईमानदारी रखें, ठीक। अध्यापकों को पृष्ठ पोषण उपलब्ध कराएं, पेरेंट्स से बोलें बेटा पेरेंट्स से ये बोलें कि आपके बेटे में ये चीज़ कमी है, ऐसे ऐसे हम उसे सही कर सकते हैं। ऐसा ना बोले पेरेंट्स से कि आपके बच्चे को कुछ नहीं आता, बिल्कुल पढ़ता है मैं ध्यान ही नहीं देता, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। आप उसके पेरेंट्स से बोल सकते हैं कि आपके बच्चे का मैथ्स थोड़ा सा वीक है, मेहनत करता है लेकिन वह नहीं कर पा रहा है, तो आप इसे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए कहीं भेज सकते हो या आप घर पर इस पर खुद ध्यान दे सकते हो। किसी बच्चे से बोल सकते हो कि आपका बेटा इंग्लिश में स्पेलिंग से बहुत ज़्यादा एरर करता है। इसका सुझाव ये है कि आप बच्चे को जो कठिन स्पेलिंग से, टफ स्पेलिंग से, उन पर आप प्रैक्टिस करा सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि स्पेलिंग्स किस किस तरह से चल सकते हैं। आप इसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस भी दे सकते हो और आप बच्चे को घर पर भी प्रयास करा सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं, कृपया आप भी थोड़ा बहुत इस पर ध्यान दें। इस तरह से अगर आप टिप्पणी करते हो तो पेरेंट्स आपका ध्यान देगा। और अगर आप डायरेक्ट बोल रहे हो कि आपका बच्चा इंग्लिश में बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, पढ़ते ही नहीं है, होमवर्क भी करके नहीं लाता, पूरी स्पेलिंग गलत लिख देता है, एलिफेंट की स्पेलिंग तक ऐसे याद नहीं है, एप्लीकेशन की स्पेलिंग एप्लीकेशन की स्पेलिंग क्वेश्चन पेपर में से देख के गलत लिख देता है। अगर ऐसा फीडबैक दोगे तो पेरेंट्स उल्टा बच्चे पे गुस्सा करेगा, तो बच्चा क्या करेगा, वो क्या कर सकता है, ठीक। तो ऐसी कई प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। विद्यार्थी की गणितीय परियोजना क्रियाकलापों की निगरानी करना, गृह कार्य विद्यालय जो विद्यालय से दिया गया है उसकी निगरानी करना, होमवर्क चेक करना बच्चे का। अध्यापक से विद्यार्थी के अधिगम और विकास के बारे में बातचीत कर सकते हैं। विद्यार्थी को अन्य पठनीय सहयोग सामग्री उपलब्ध करा सकते हो आप। ये सारी चीजें हैं। अभिभावक अध्यापक बैठक में विचारणीय बिंदु, जैसे पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं, बैठक में हमें क्या क्या करना है। सबसे पहले अध्यापक बैठक की योजना, बैठक के बारे में योजना बनाए। जो टीचर्स हैं वो प्लानिंग करेंगे, उसका स्थान निर्धारित करेंगे, किस प्रकार की बात वहां पर करेंगे, बहुत चीजें होंगी। सूचना का व्यवस्थीकरण करना, जिसे आप प्रस्तुत करने वाले हैं। छात्रों का लिखित पोर्टफोलियो की व्यवस्था करना ताकि अध्यापकों को आप दिखा सकें कि आपके बच्चे का रिकॉर्ड इस तरह का है। सकारात्मक ढंग से बैठक की शुरुआत करेंगे। बैठक में अभिभावकों का स्वागत करें ताकि वे सुविधा महसूस करें। छात्र की प्रगति पर सकारात्मक टिप्पणी करें, ठीक है। हमें उसका पॉजिटिव पॉइंट बताना है। विद्यार्थियों के सबल पक्षों को पहले प्रस्तुत करें। छात्र के सबल पक्षों का उदाहरण दें। अध्यापक अभिभावक को ध्यानपूर्वक सुने। अभिभावक को भाग लेने और बात करने के लिए प्रेरित करें। अभिभावक आप इस तरह से करें कि अभिभावक इंटरेस्ट ले आपके साथ बात करने में। अभिभावकों को छात्र के कार्य निष्पादन का प्रमाण, जैसे पोर्टफोलियो, चित्र, परियोजना, लिखित कार्य आदि दिखावे। 2 आकलनों के तुलनात्मक अध्ययन, छात्र को बेहतर प्रगति के लिए संबंध बताना। तुलनात्मक अध्ययन का मतलब ये हो गया कि आपके बच्चे के पहले तो 2 ही मार्क्स आते थे मैथ्स में आउट ऑफ 10, ठीक है, लेकिन अब उसके मार्क्स इंक्रीज होकर 5 आउट ऑफ 10 हो गए हैं। थोड़ी और मेहनत करेंगे तो आपके बच्चा 8 आउट ऑफ 10 पर भी पहुंच जाएगा। प्रयोगात्मक ढंग से योजना बना, उन्हें बताएं कि घर पर वे क्या करें। इससे मैंने बताया है कि आप पेरेंट्स को समझा सकते हो कि आप बच्चे के इस वाले पॉइंट पर ध्यान दे सकते हो। यदि आपका बच्चा अदर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, जैसे देखो आप ना एक गलत काम और करते हो,
आप नहीं करते, मतलब अपन लोग जब अपन बच्चों को फीडबैक देते हैं तो एक काम और कर लेते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि यार हमारा बच्चा दिन भर टीवी देखता रहता है, तो आप बोलते तो इसकी टीवी पूरी तरह से बंद करा दो, इसकी टीवी पूरी तरीके से बंद करा दो। अब ये क्या बात हुई, टीवी पूरी तरीके से बंद करा दो? बच्चे आपने टीवी ले रखा है तो बच्चे देखेगा ही ना, नहीं होता तो नहीं देखता। आप ये कह सकते हो कि इसका टाइम, जो टीवी देखने का टाइम है ना, वो टाइम इसका प्लेग्राउंड में निकाल दो। अगर बच्चा जितने घंटे टीवी देख रहा है उतने ही घंटे अगर प्लेग्राउंड में जा रहा है तो यहाँ पर उसका विकास हो रहा है, यहाँ पर उसके सामाजिक कौशल का विकास हो रहा है, उसका सामाजिकरण हो रहा है। लेकिन अगर बच्चा बैठ के सिर्फ टीवी देख रहा है तो उसका कुछ सामाजिकरण नहीं हो रहा, ठीक है, कार्टून जैसा बनता जा रहा है वो। तो टीवी का टाइम कहाँ पर निकाल दो, प्लेग्राउंड में निकाल दो। फिर वहाँ पर पेरेंट्स, अब तुम पेरेंट्स हो यार, तुमने बच्चे करे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं, तो तुम्हारे अंदर इतना तो वो होना चाहिए ना, क्या कहते हो यार, क्या बोलेंगे उसके, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा। तुम्हारे अंदर इतना तो हुनर होना चाहिए, एक तरह का टैलेंट होना चाहिए तुम्हारे अंदर, कि तुम्हारे बच्चे को टीवी से प्लेग्राउंड पर सेटल कर सको, और प्लेग्राउंड पर वो खेलने जा रहा है तो वहां से आप 2 घंटे ऐसा कर दो कि बच्चा वो 2 घंटे पढ़ ले। ठीक है, इतना हुनर तो तुम लोगों में होना ही चाहिए, पढ़े लिखे लोग हो तुम लोग। मैं तुम लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग भी पेरेंट्स बनने वाले हो, और कुछ लोग तो पहले से ही पेरेंट्स होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसी थोड़ी टेक्निक वेक्निक लगाया करो, जो पेडागोजी पढ़ रहा है इसका यूज़ करा करो अपने बच्चों के ऊपर, और मज़ा आएगा आपको पेडागोजी पढ़ने का। आपके आसपास के लोग देखेंगे यार इनका बच्चे की ग्रोथ कुछ अलग ही लेवल की हो रही है। ठीक है, तो इनका यूज़ करा करो डेली लाइफ में। इतना पढ़ना है, पढ़ाई को बेकार जाने दोगे क्या? बैठक के दौरान अच्छे मानवीय कौशलों का उपयोग करें, अच्छे अच्छे शब्द बोलें, ग्रीटिंग वगैरह करें, ठीक, बच्चे की दूसरे से तुलना न करें, सारी चीज़ें। आइटम के विश्लेषण के आंकड़े गणित में सुधारात्मक कार्य का आधार उपलब्ध कराते हैं। आइटम मतलब पद, या फिर हम इसे बोल सकते हैं क्वेश्चंस, यही आइटम का मतलब, ठीक, और कुछ मत समझना। तो जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चंस के बच्चे ने किस तरह से सॉल्यूशन किया, उनका विश्लेषण करके आप सुधारात्मक कार्य उपलब्ध करा सकते हो। बार बार आइटम का विश्लेषण करने से सामान्य क्षेत्रों की कमजोरियां सामने आ जाती हैं, जिसमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे मैं कुछ कोचिंग वगैरह पढ़ाता था पहले, किसी स्कूल वगैरह में पढ़ाता था, तो मैं ये देखता था कि यार बच्चा यहाँ पे एरर क्या कर रहा है। तो मैंने देखा बहुत से बच्चे एक ये कॉमन एरर करते थे कि -2 + 8 अगर वो सोल्व करेंगे तो कितना लिख देंगे, वो -6 लिख देंगे। -8 + 2 को सोल्व करेंगे तभी भी -6 लिख देंगे। और कई बार कुछ बच्चे ऐसे जो कि 8 - 2 भी 6 लिखते थे, और 2 - 8 भी 6 लिखते थे। ये मिस्टेक मैंने बहुत देखी है बच्चों में। अगर मैं उन्हें और डिफाइन करूं तो वो कई बार, अगर मैं उन्हें ये चीज़ समझाता था कि यार बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस यहाँ आता है, तो -8 × 2 वो क्या करते थे, -8 कर देते थे, और 8 × -2 प्लस का 8 कर देते थे। क्यों? क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ ये चीज़ बता दी थी कि बड़ी संख्या का चिन्ह आता है, तो वो मल्टीप्लाई में भी यही रूल अप्लाई कर देते थे। तो ये बहुत बड़ी समस्या मैंने देखी। फिर एक दिन मैंने बैठ के बड़ी बेहतरीन, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ यही कॉन्सेप्ट क्लियर करा पूरी क्लास में। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, कोई अदर टॉपिक नहीं पढ़ाया मैंने, सिर्फ यही टॉपिक उन्हें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा, समझाया विधिवत तरीके से, और उसके बाद उनकी ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्या हो गई, तो ये पता कैसे चला, उनकी कॉपी में मैंने देखा क्वेश्चन इसने रोंग करा है, तो क्यों रोंग करा, इसने गलती कहाँ पर कर दी, ये सारी चीजें। सुधारात्मक गतिविधि निम्न पर केंद्रित होनी चाहिए, व्यक्ति विशेष पर आधारित होना चाहिए, यानी सब्जेक्टिव होनी चाहिए, अधिक रुचिकर होनी चाहिए, विद्यार्थी का अनुभव पैदा होनी चाहिए, व्यापक सामग्री हो उसमें, और चरणबद्ध तरीके से हो। गणित में समृद्धिकरण गतिविधियां कौन कौन सी, हम वैसे समृद्धिकरण गतिविधियां हम बहुत सारी यूज कर सकते हैं। इनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इस तरह सोच का निर्माण होना चाहिए, हाई ऑर्डर की थिंकिंग लेवल का वहाँ पर विकास होना चाहिए। जहाँ तक संभव हो खुले प्रश्नों को समृद्धिकरण के लिए गतिविधियों में प्रयोग किया जाना चाहिए। खुले प्रश्न मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन जिनके मोर देन 1 सॉल्यूशन हो सकते हैं। किन 2 संख्याओं को ऐड करें कि हमारा आंसर 27 आ जाए। ये क्या है, ये बहुत बड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन, बहुत सारी संख्या निकल जाएंगी। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तो आप उनको बस इतनी संख्या दो, किन 2 संख्याओं को ऐड करें ताकि हमारा आंसर 8 आ जाए, तो बच्चा 4-5 संख्या बता देगा। समय सीमा का निर्धारण ना करें, समय सीमा का निर्धारण ना करें। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। बच्चों को दिए गए समस्या वैकल्पिक समाधान ढूंढने के लिए खाएं, उनसे बोलो कि यार कोई दूसरा मेथड ढूंढो इसको सोल्व करने, कोई मजेदार सा मेथड, मजा आ जाए जिसको करने में, ऐसा मेथड।
ये यूनिट कंप्लीट, और साथ के साथ ही आप लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई, आप लोगों ने यहाँ तक वीडियोस को देखा। आज 73 वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कहीं पर डाउट हो तो उसके लिए आप बेझिझक होकर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो एंड करते हैं क्लास को। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।